हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के.डी. सिंह नारायण पर। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने वीडियो सोल्यूशन लेके आए हैं चैलेंजर टेस्ट सीरीज नंबर 7 का। और एक मॉडल टेस्ट था जिसमें यूनिट 1 आपका यूनिट 2 यूनिट 3 और प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी के दो चैप्टर हैं। तो यानी ये आपका कंप्लीट अच्छा खासा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। एक मान के चलिए, अगर यूनिट 1 और प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर छोड़ दिया जाए तो ये पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी 1 का मॉडल कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक है बेटा आपका 1 और 2। कह रहे हैं कि अगर फ्लोरल फार्मूला प्लस के सिंबल से हो तो इसको क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक, जो कि गलत है, आपको मालूम होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहीं पे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्टेटमेंट रेडियल सिमेट्री को एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, मस्टर्ड चिली धतूरा। और अब देखिए बेटा, अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया था। आप स्टेटमेंट ना पढ़ते तब भी हो जाता, क्योंकि ये क्या हो गया, रॉन्ग, गलत, यानी इनकरेक्ट हो गया। ये सुपीरियर के लिए होता है जबकि इन्फीरियर किया, इसलिए भी गलत हो जाएगा। इन अ फ्लोरल फार्मूला, अब देखिए फिर से उसी लाइन को है लेकिन उल्टा करके है कि ए स्टैंड करता है एक्टिनोमॉर्फिक और ए होता है बेटा सुपीरियर ओवरी। तो पहला गलत दूसरा सही, तो पहला गलत दूसरा सही, आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। मैचिंग है वैक्जेलरी एस्टिवेशन, इपीपेटैलस, इपीफिलस, पेरीगाइनस। तो ये मैचिंग काफ़ी पूछा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। पेरीगाइनस होता है प्लम, रोज, पीच। तो डी की मैचिंग सेकंड के साथ हो गई और डी सेकंड 2 ऑप्शन में है, यानी 2 ऑप्शन आपके चले गए। इपीपेटैलस एज पाया जाता है बेटा आपका सोलेनेसी में, और सोलेनेसी के एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, ब्रिंजल। तो यानी बी की मैचिंग हो गई 1 के साथ, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए। इपीफिलस पाया जाता है लिलियसी में, C4 से भी हो जाता है वैसे आपका। और आपका वैक्जेलरी एस्टिवेशन पाया जाता है पी और बीन्स में। वैक्जेलरी एस्टिवेशन जो होता है बेटा ओनली फॉर पेटल होता है, जबकि बाकी आप जो पढ़ते हो वाल्वेट, इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड एस्टिवेशन, वो पेटल और सेपल दोनों के लिए कॉमन होता है। तो याद रखिएगा, वैक्जेलरी एस्टिवेशन में 1+2+2 याद कर लीजिएगा। 1 लार्ज स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहलाता है, 2 लैटरल विंग्स कहलाता है और 2 एंटीरियर कील फ्यूज्ड होते हैं। विच आर द फॉलोइंग, मोनोकार्पेलरी भी है, यूनिलॉकुलर ओवली विद मेनी ओव्यूल्स। मतलब मोनोकार्पेलरी यानी जीवन कंडीशन, यूनिलॉकुलर विद मेनी ओव्यूल्स। जीवन कंडीशन बेटा आपके अगर देखा जाए तो पोएसी में मिलेगा और फैबेसी में। लेकिन पोएसी में सिंगल ओव्यूल वाला होता है, क्योंकि ये आपका एयर से होगा, जैसे गेहूं, राइस, मक्का, सब में एक एक दाने हैं। लेकिन फैबेसी में जो मटर में, वहां पे मेनी ओव्यूल्स मिल सकते हैं। नहीं, आपको किसका उदाहरण उठा के रखना है बेटा, आपको फैबेसी का। तो सेस्बेनिया किसका एग्जाम्पल है, फैबेसी का। ब्रिंजल किसका है, सोलेनेसी का। इंडिगो वगैरह किसका है, फैबेसी का। टोबैको किसका है, सोलेनेसी का। एस्पैरेगस किसका है, लिलियसी का। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया कि ए एंड सी, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94। फैमिली फैबेसी differ from Solanaceae and Liliaceae with respect to stamen. Pick out the characteristic specific to family Fabaceae but not found in the Solanaceae and Liliaceae. स्टेमन में डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है, नंबर का भी है और साथ ही साथ यहाँ पे ईपीपेटाइलस कंडीशन होगी
और यहाँ पे होता है इपीफिलस। ठीक है, फैबेसी में ऐसा कंडीशन नहीं मिलता है। तो और यहाँ पे एक बंच है, यहाँ पे डाइएडल्फस होता है। तो फैबेसी में मिले पॉलीएडल्फस, मोनोएडल्फस नहीं होता, इपीफिलस नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा डी। डाइएडल्फस डायथिकस एंथर पाया जाता है। ठीक है, आसान रहा। डाइएडल्फस कंडीशन फैबेसी का है, तो वहां से समझ में आ जाएगा 9+1 वाले फिगर से। मोनोएडल्फस पाया जाता है बेटा चाइना रोज में, यानी कि मालवेसी फैमिली। एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका था लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज, तो मिल ही जाएगा आपका। अब देखिए लेमन, चाइना रोज और पिटूनिया दिया है। अब यहाँ पे आप गड़बड़ाइएगा मत, क्यों बता रहे हैं। एक्चुअली में आप जो फैमिली पढ़ते हो सबसे कॉमन में एक्जाइल आता है। सोलेनेसी और लिलिएसी में भी कौन सा होता है बेटा, एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है। तो यहाँ से आपका टोमेटो से परेशान ना हो जाए, जैसे पिटूनिया है तो सोलेनेसी का मेंबर है, तो हो जाएगा काम, यानी एक्जाइल होगा। अब आपको कैसे हटाना होगा, तो जैसे आपको यहाँ से हटाना, जैसे पी है तो यहाँ पे कौन सा होगा, मार्जिनल। प्रिमरोज डायंथस से आपने पढ़ा ही होगा, कैसा होता है, फ्री सेंट्रल, ऐसे हटा के आप कर सकते थे। बीन्स है यानी मटर की फैमिली हो गई, तो किसमें हो गया, मार्जिनल। क्वेश्चन नंबर 96, असर्शन एंड रीजन दिया गया है। A flower is defined as modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। कह रहा है कि फ्लावर मॉडिफाइड सूट है जहां पे सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज करता है फ्लोरल मेरिस्टम में। फ्लोरल मेरिस्टम में इंटरनोड क्या होते हैं, इलोंगेट नहीं करते हैं, हाईली कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो क्या लिखा है, क्या, इंटरनोड ऑफ द सूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब लीफ की जगह क्या आ जाता है वहां पे बेटा, आपका मॉडिफाइड लीफ कह सकते हो। ठीक है, तो यहां से बेटा आपका असर्शन तो सही है और रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी में भी आएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। Identify the correct set of statement. The leaflet are modified into pointed hard thorn in citrus and bougainvillea। तो बेटा लीफलेट कर दिया, ये गड़बड़ हो गया। सिट्रस एंड बॉगनवेलिया में स्टेम का जो एक्सिलरी बड होता है सर वही मॉडिफाइड होता है। अब देखिए यहां से आप एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए। क्या पूछा है, करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो जिन ऑप्शन में ए है उसको आप हटा दीजिए। अब आइए, एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पायरली क्वाइल्ड टेंड्रिल इन ककम्बर एंड पंपकिन। ठीक है, ये स्टेम टेंड्रिल के उदाहरण हैं। वैसे बी आपका था ही। स्टेम इज फ्लैटेंड, आपको जानते हो क्या पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन बचा था, बी और सी, बी और सी, जल्दी निकालना है तो आपको सीधे डी पढ़ना चाहिए था। डी है, राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही है, निमेटोफोर पाया जाता है क्योंकि ये स्वाम्पी एरिया में उगते हैं, रेस्पिरेटरी रूट। तो यानी डी आने का मतलब आंसर आपका सी सही हो जाएगा। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैसिन आपुंसिया, और मॉडिफाइड करते हैं किसका फंक्शन, लीफ की तरह। और लीफ किस में मॉडिफाइड हो जाता है बेटा, स्पाइंस में। फिल्लोक्लेड के एग्जाम्पल हैं ये। सब एयरली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेज एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कहते हैं स्टेम एक पार्ट से दूसरे पार्ट को चला जाता है और जहां जाता है वो एक नया पौधा बनाता है। तो कह सकते हो कि सब एरियल मतलब जमीन से थोड़ा सा ऊपर। रनर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जरा देखते हैं,
कैरेक्टरिस्टिक दिया और उससे मैचिंग कराना है। P C3 पाथवे इंडोस्पर्मिक। देखिए C3 पाथवे तो हो जाएगा, ज़्यादातर डाइकॉट में C3 मिलता है, लेकिन सीड कैसा होता है? नॉन इंडोस्पर्मिक। एस्टिवेशन वैक्सिलरी सही है, तो यानी पहला मैचिंग गलत हो गया। टोमेटो, लेमन टोमेटो चाइना रोज। अब भैया एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। जब आप टोमेटो सोलेनेसी का फैमिली का जब फिगर बना के देखोगे तो वहाँ पे चाहे कैलिस का अरेंजमेंट फिगर में देखिए, चाहे करोला का देखिए, सब एक ही लेवल पे हैं। तो ये कैसा होता है? वाल्वेट। और वाल्वेट सबसे कॉमन एस्टिवेशन है, ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटेशन एक्जाइल सही है, क्योंकि लिलियसी सोलेनेसी में एक्जाइल होता है, फ्रूट होता है बेरी, इसलिए गलत हो गया। ऑनियन, ऑनियन बल्ब होता है, सही है, ऑनियन एंड गार्लिक। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एक्जाइल प्लेसेंटेशन, तो सही है। मेज, मेज में बेटा पाथवे होता है C4। कौन सा होता है बेटा? C4। तो यहां से आंसर आ जाएगा बेटा आपका 98 का C। ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप एलिमिनेट करके लगा सकते थे, जैसे कई लोगों का ऑनियन का हो सकता है, प्लेसेंटेशन याद हो क्योंकि सोलेनेसी का है, सॉरी लिलियसी का है तो एक्साइल हो जाएगा, लेकिन एस्टिवेशन हो सकता है लोगों को ना याद हो, तो इसलिए बेटा आप इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके निकालिएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, PYQ है, इसलिए हमने दिया हुआ है, तो ऐसा ना सोचिए कि बनाया गया है, ये PYQ ही है। तो ऑनियन एंड गार्लिक बल्ब होता है, ध्यान रखिएगा। एस्टिवेशन आपको ना याद होगा तो एलिमिनेट करके निकाल लीजिएगा। मेज, मेज शुगर केन, ये कैसे पौधे होते हैं? C4 प्लांट होते हैं बेटा, तो वहां से हट जाता है। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन? अब बेटा मार्जिनल प्लेसेंटेशन निकालना है आपको, तो आपको एक ही एग्जाम्पल खाली याद है P, लेकिन आपको एक पॉइंट यहां से याद होना चाहिए, फैबेसी फैमिली, क्योंकि अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आप अपना लेवल अप करते जाइए। अब बेटा हमें फैबेसी फैमिली ढूंढना पड़ेगा, तो P मिल गया, फिर आ जाएगा मूंग, अरहर, सनहेम, ग्राम, ल्यूपिन यानी स्वीट पी। ये उदाहरण किसके हैं बेटा? फैबेसी के। तो 3 3 6, तो आंसर आ गया आपका C। तो यहां से आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन द फीमेल कॉकरोच? फीमेल कॉकरोच में कौन कौन होगा? अब देखिए इसको लगाने का तरीका सीखिए। पहली एक चीज तो फीमेल कॉकरोच में जो नहीं होता वो क्या होता है? एनल स्टाइल। ये खाली कहां होता बेटा? ओनली इन मेल्स। केवल और केवल किस में पाया जाता? मेल्स में। तो डी ऑप्शन हट जाएगा, यानी डी जिसमें होगा गया। कोलैटरल ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, तो कोलैटरल ग्लैंड बेटा आपका पाया जाता है जो ऊथिका बनाने में हेल्प करेगा, तो ए आना चाहिए, तो यानी ए भी गया। अब सी पढ़ लेते, स्पर्मैथिका, बिल्कुल फीमेल में पाया जाता है स्पर्मैथिका, तो बेटा ए सी आना है, तो मतलब आंसर क्या हो गया? डी। मशरूम शेप ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? मेल में, स्पर्मेटोफोर बनाने में हेल्प करेगा। फैलिक ग्लैंड पाया जाएगा मेल में, स्पर्मेटोफोर बनाने में हेल्प करेगा। तो यहां से आ जाएगा ए एंड सी, तो 100 का आंसर हो जाएगा बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 101, मैचिंग करना है। यूनिसेलुलर ग्लैंड 101 क्वेश्चन है, यहां लिख दे ताकि आपको याद रहे। अब देखिए यूनिसेलुलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स, यहां से 1A3। देखिए क्वेश्चन कितना घटिया हो गया, लग रहा है कठिन लेकिन हो गया घटिया। लेकिन 2-3 चीजें बढ़िया हैं यहाँ पे, जैसे कि डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी को करना है। तो सलाइवरी ग्लैंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा, लेकिन उसका डक्ट अगर पूछा जाएगा तो कैसा हो जाएगा? कंपाउंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अच्छा एंडोक्राइन है। देखिए आंसर आ गया,
पहले आंसर आ गया था। अब जैसे आगे मैचिंग बढ़ाया, देखिए इंडोक्राइन लिखा था, इंडोक्राइन में आ जाएगा बेटा आपका पैंक्रियाज, उसके बाद मल्टी सेलुलर ग्लैंड सलावरी ग्लैंड, कंपाउंड एपिथेलियम में आ जाएगा मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। लेकिन अगर ये आ जाए वर्ड जैसे कि डक्ट ऑफ सलावरी ग्लैंड, तो सर अभी हम ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, उसके डक्ट की बात कर रहे थे, तो यहां पे आंसर क्या बनाएंगे आप, कंपाउंड एपिथेलियम। समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूं। तो बेटा ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड दिया तो एक प्रकार का कौन सा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम अगर एक सिंगल सेल के मॉडिफिकेशन से बनी तो यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, और अगर वही एपिथेलियम अंदर से धंस जाए और एक कैविटी के चारों तरफ घिर जाए तो कैविटी में अपने माल को, मतलब अपने जो सेक्रेशन को रिलीज करेगा, तो वहां से आएगा बेटा आपका मल्टी सेलुलर। 102 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया, लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर। तो चलिए देखते हैं डेंस रेगुलर और इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है टेंडन एंड लिगामेंट, और इरेगुलर बिलो द स्किन। तो बेटा ये इरेगुलर नहीं होगा, क्या होगा, रेगुलर होगा, और यहाँ पे लिगामेंट भी आता है और टेंडन भी आता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। कार्टिलेज बेटा आपका रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वर्ड कैटेगरी नहीं, कार्टिलेज बेटा आपका स्पेशलाइज्ड में आता है। तो इसलिए बेटा आपका 102 का आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ये डेंस रेगुलर का वर्ड का कोई मतलब नहीं है। यहां पे लिखना चाहिए था स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में कौन कौन आता, कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गए और ब्लड। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें क्या नहीं पाया जाता बेटा आपका, फाइबर्स। 103 मास सेल, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, ब्लड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो सर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसी को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, तो डी की मैचिंग थर्ड के साथ हो गई। दो ऑप्शन यहां पे आ सकते हैं। मास्ट सेल्स, तो मास्ट सेल बेटा आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में उसकी मैचिंग दिखाई गई है, तो ए की मैचिंग 2, तो आंसर तो आपका निकल गया बी। ब्लड बेटा आपका स्पेशलाइज्ड होता है, और इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, तो भाई ये आपका सिलिएटेड एपिथेलियम से मैच कर जाएगा। और ध्यान रखना इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल वाला जो टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, तो आप मैच करके आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैच करके ही निकाल पाएंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कॉकरोच द फोरविंग आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन। पहली बात तो प्रोथोरेक्स से कोई विंग निकलता ही नहीं, कैसा निकलता है, मीजोथोरेसिक। दूसरा साथ ही साथ बेटा ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक, डार्क एंड लेदरी होता है, इसलिए पहला गलत हो गया। हैंड विंग और ओपेक, डार्क एंड लेदरी, तो उल्टा कर दिया, ये फोर विंग के लिए होना चाहिए था, तो ये लाइन सही हो जाती। तो दोनों लाइन गलत हो गई, तो कहाँ गया, हाँ फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 क्या हो जाएंगे बेटा आपके गलत। क्वेश्चन नंबर 105, करेक्ट स्टेटमेंट देना है बेटा। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, सही बात है। वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व बाय लिम्ब बोन, आपके जैसे पैर हैं। लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ये गड़बड़ा गया, लिगामेंट नहीं, बोन मैरो, बोन के अंदर जो होता है बोन मैरो, तो सी हटाइए, देखिए कहाँ कहाँ सी है, ये गया, ये गया। और एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फूड, सही है। टेंडन अटैच वन बोन टू अदर, ये गलत हो जाएगा, ये लिगामेंट का काम है। टेंडन बेटा आपका स्केलेटल मसल को किससे जोड़ता है, बोन से, तो ई नहीं आएगा, तो ये गया, आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। तो 105 का आंसर हो जाएगा बेटा बी।
एस्क्रीशन इन कॉकरोच, तो भैया एस्क्रीशन के लिए बेटा आपका मेन तो आता है माल्फिजियन ट्यूबुल, साथ ही साथ यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट एंड फैट बॉडी या बॉडी सेल्स। लेकिन जो हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका है, छह से लेके 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, इसका डाइजेशन में वर्क है। तो पूछ रहा है कि एस्क्रीशन कॉकरोच में परफॉर्म्ड बाय ऑल, यानी सारे सोरक किसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के, तो आंसर में आ जाएगा ए। मेल फ्रॉग में स्पर्म का पाथवे 2019 का क्वेश्चन है। और बेटा एक फार्मूला से याद कर लीजिएगा, टेक बक। इस समय फ्रॉग का क्वेश्चन आपको मालूम है ज्यादा पूछा जा रहा है। तो टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, किडनी, बिडर कैनाल्स, यूरोजेनिटल डक्ट एंड क्लोएका। तो चलिए शुरू में टेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंसिया, तो यहाँ पे देखिए टेस्टिस का बिडर गया, अब 2 में वासा है, उसके बाद किडनी आना चाहिए, तो यहाँ बिडर है तो गया किडनी, बिडर, बक, तो आंसर हो जाएगा सी, TEKBUC, निकल गया। Frogs heart when taken out of the body continue to beat for some time. Select the best option from the following. तो मायोजेनिक है, फ्रॉग इज पोइक्लोथर्म, तो बात सही है लेकिन इसके लिए नहीं सही है, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से बताना। ये जैसे पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया पोइक्लोथर्म होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, हेटेरोथर्म यानी बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होगा। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सिस्टम, कोरोनरी सिस्टम से कोई लेना देना होता नहीं है कि आपका हार्ट क्या होगा। हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल एंड मायोजेनिक, यानी खुद ब खुद उसमें नोडल टिश्यू होगा जो रेगुलर इंटरवल पे एक्साइट होके आपके डीपोलराइजेशन कराएंगे, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। तो 3 और 4 आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 109, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। रुबिस्को बेटा आपका यूनिवर्सल एंजाइम है प्लांट्स में और मोस्ट अबंडेंट भी है भाई साहब। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नहीं भाई वाटर की फोटोलिसिस में ये नहीं आएगा। कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, यस RUBP से CO2 को जुड़वा देगा, हालांकि ऑक्सीजन को भी जुड़वा सकता है। इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क, ये सिर्फ डार्क में एक्टिव होता है, ए लाइन गलत हो गया, डार्क और लाइट दोनों में चलेगा। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा है इसका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ऑक्सीजन में कह रहा है कि हायर एफिनिटी, ये तो नहीं गलत बात है, इसको एफिनिटी समझा दे रहे हैं। मान लीजिए RUBP है, अब उसके सामने आप CO2 रखिए और ऑक्सीजन रखिए, अब किससे हायर एफिनिटी मतलब लगाव, तो अगर आपको किसी से लगाव होगा जो आपका प्यार होगा, तो इसका प्यार CO2 ही है। तो अगर दोनों बराबर, जैसे 1 मोल CO2 या 1 मॉलिक्यूल CO2 1 मॉलिक्यूल O2 है, तो ये CO2 से ही जुड़ेगा, तो किससे एफिनिटी ज़्यादा होता है, CO2 से। लेकिन अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा तो लालच आ जाएगा, लालच में तो हर कोई छोड़ देता है। तो इट हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2 देन, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 109 का बी। क्वेश्चन नंबर 110, विच आर द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से क्या चाहिए। तो बेटा पहली बात तो ध्यान रखिए, फोटोसिंथेसिस नहीं पूछा, लाइट रिएक्शन पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर खाली फोटोसिंथेसिस होता तो सारे आंसर हो जाते, देख क्वेश्चन। लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए पूछा, तो लाइट रिएक्शन ये बेटा डार्क रिएक्शन के लिए है। और रिक्वायर्ड की बात किया तो पहले तो सबसे पहले लाइट चाहिए, फिर क्या चाहिए, वाटर चाहिए, फिर क्या चाहिए, क्लोरोफिल। तो आंसर हो जाएगा CDE। एक और ऑप्शन बनाता तो और मजेदार होता, बनाना चाहिए था।
बी सी डी ई, तब और मजा आता, क्योंकि लाइट रिएक्शन में लोग जानते हैं ऑक्सीजन निकलता है। रिक्वायर्ड पूछा जरूरत किसकी है, तो जरूरत है वाटर की, जरूरत है लाइट की, जरूरत है पिगमेंट की। ऑक्सीजन की जरूरत थोड़ी नहीं होता है, ऑक्सीजन तो क्या होता है, इवाल्व होता, निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो 110 का आंसर हो जाएगा बी। अगर ये डार्क रिएक्शन कर देता तब चेंज हो जाता, तो देख लीजिएगा। और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर देता तो ए सी डी, ऑक्सीजन निकलता, उसकी जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए जरा। इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रुबिस्को, हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को RuBP के साथ CO2 को भी जुड़वा सकता था और O2 को, यानी इसी को बोलते तो फोटो रेस्पिरेशन C3 में हो सकता है। C4 प्लांट में क्या किया गया कि ये रुबिस्को को भेज दिया गया बंडल शीथ के अंदर। तो इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल शोज वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन वाइल बंडल शीथ सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। अब जरा देखिए, पहला लाइन तो सही हो गया, लेकिन अगर हम बात करें दूसरा लाइन की, कह रहा है इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, यानी ये कहना चाह रहा है कि C4 में ऐसी व्यवस्था कर दिया कि मेसोफिल में बहुत कम फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये गलत लिख दिया, क्योंकि भाई मेसोफिल सेल में पाया जाता है पेप के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्साइलेज, तो वहां पर तो लिटिल भी वर्ड नहीं आना चाहिए, नो। जब भैया वहां पे रुबिस्को है ही नहीं मेसोफिल में, तो क्या रवाएगा क्या? तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 112, when one CO2 molecule is fixed as one molecule of triose phosphate। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेटा 1 molecule of triose phosphate दिया है। चलिए करके देखते हैं। तो एक CO2 जब RuBP से जुड़ा तो बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, और ये जब कन्वर्ट हुआ ट्रायोज फॉस्फेट में, तो यहां पे भी कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। और यहां पे यूज होता है 2 ATP और 2 NADPH2। लेकिन सर कह रहा क्या, एक CO2 फिक्स हुआ लेकिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ 1, यहां पे गड़बड़ा दिया इसने, इसको 1 की जगह 2 लिखता तो आपका पहला आंसर होता। लेकिन सर यहां पे लिया क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट। तो इसका मतलब ये जो रिडक्शन स्टेप है ये एक बार चली हुई बताई जा रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर यहीं पे खाली इतना देता 1 CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड ड्यूरिंग रिडक्शन स्टेप, तब तो आपका एक पूरा साइकिल आ जाता। याद रखना, रिडक्शन स्टेप में एक 3PGA जब एक ट्रायोज में आता है तो एक ATP और एक NADPH2, और जब दूसरा 3PGA दूसरे ट्रायोज में बदलेगा तो एक ATP और एक NADPH2। तो आंसर हो जाएगा बी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो सही है, मेम्ब्रेन के इनर साइड होता है। और प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइलाक्वाइड, ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होगा। तो ए और बी, तो 2 ऑप्शन में ए और बी हैं। अब डी पढ़ते हैं। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सही है, स्टोमा साइड होगा, तो ए बी डी। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी। प्रोटॉन इंक्रीजेज इन नंबर इन स्टोमा, ये गलत हो जाएगा, डिक्रीज होना चाहिए, ल्यूमन में बढ़ता है प्रोटॉन। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू ए प्रोटॉन कैरियर, जिसका नाम था प्लास्टोक्यूनोन। Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? तो याद रखिएगा, केमी ऑस्मोसिस में बेटा नॉट ट्रू पूछा है। तो एक पॉइंट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटॉन का क्या बनता है, ग्रेडियंट।
और फिर वो ग्रेडियंट ब्रेकडाउन भी होता है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट नहीं बनता तो यही गलत हो जाएगा। प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता भी है और उसका ब्रेकडाउन भी होता है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अक्रॉस मतलब मेम्ब्रेन के आर पार, जैसे स्ट्रोमा से प्रोटॉन प्लास्टोक्विनोन लेके गया। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो बी आंसर हो जाएगा 114 का, ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115, विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो फैक्टर अफेक्टिंग में कौन सी बात सही नहीं है? इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन इनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट, बिल्कुल सही है। 0.03 से लेके 0.04 तक इंक्रीज करता है। मैक्सिमम कहाँ तक कर सकता है? 0.05% तक, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड हो जाएगा तो डैमेजिंग हो जाएगा। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, यहीं पे गड़बड़ हो गया कि वो C4 एडाप्टेड होता है, ना कि C3। तो आंसर तो मिल ही गया। टोमेटो इज ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप। CO2 इनरिच एटमॉस्फेयर में ग्रो करना होता है। लाइट का सैचुरेशन बेटा 10% ऑफ फुल सनलाइट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, बोथ फोटो फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फोटो फास्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के क्रॉस बेटा प्रोटॉन का कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? अपहिल, ये बात सही है। जैसे आपका थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है तो स्ट्रोमा से आएगा, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम और ल्यूमेन में ज़्यादा, तो अपहिल। और आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगा आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इन डाइकॉट स्टेम और न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो बेटा ये रूट की बात होती है पेरीसाइकिल में, और अगर स्टेम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेडुलरी रेज। वो भी कौन सा आएगा? इंटरफेसिकुलर। तो ये लाइन क्या हो गई? गलत। स्टेमन इज फ्लावर ऑफ ग्लोरियोसा एंड पिटूनिया और पॉलीएंड्रस, तो ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा लिलिएसी का होता है। यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है 3+3 फ्री होते हैं, इसलिए पॉलीएंड्रस। पिटूनिया बेटा आपका सोलिनेसी का, यहाँ पे A5 है, यहाँ पे A3 है, तो दोनों फ्री है, तो क्या बोल सकते हो? पॉलीएंड्रस। सिंगार्टिक नाइट्रोजन फिक्सर कैन अकर इन फ्री लिविंग स्टेट आल्सो इन सॉइल। तो जैसे मान लीजिए हम ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे थे, फ्री भी है। और अगर हम बात करें जैसे कि आपका कोरेलॉइड रूट इंसाइकस, तो फ्री लिविंग स्टेज में भी रह सकता है। तो 3 चीज़ें सही, एक गलत, आंसर हो जाएगा बी। ये बेटा आपका PYQ है, 2012 में आया हुआ है। उस समय आंसर लोगों ने 2 लगाया था, आपका अगर कहीं मिले तो दूसरा आंसर भी है, 2 सही 2 गलत वाला भी हो सकता है, लेकिन ये 3 ज़्यादा मोस्ट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका ये अपहिल है, कई लोग डाउनहिल बता देते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट डाउनहिल होता है, यहाँ पे प्रोटॉन, वो भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 117, इन क्रांज एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स है। तो क्रांज एनाटॉमी में बेटा आपको याद होना चाहिए बंडल शीथ सेल थिक वाल इम्परमेयस होते हैं, और नो इंटर, तो मिनी इंटरसेलुलर हट जाएगा, थिक वाल होगा, थिन हट जाएगा, तो आंसर तो आपको यहीं पे पकड़ने आ गया। तो थिक वाल, नो इंटरसेलुलर स्पेस और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? ए ग्रेनल होगा, यानी विदाउट ग्रेना थैलाकॉइड होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इनकरेक्ट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। बिल्कुल सही है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, या प्रोटॉन या हाइड्रोजन बोल सकते हो। इन ETC 1 मॉलिक्यूल NADH2 से 2 ATP, ये उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2, यहाँ पे होना चाहिए 3, तो आंसर मिल गया आपका बी। ATP कॉम्प्लेक्स 5 से बनता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो एक टर्न में जब आपका सक्सिनिल कोई एंजाइम में बदलता है बेटा आपका सक्सिनिक एसिड में, तो आपका बनता है 1 GTP। तो एक टर्न में 1 GTP बनेगा, ध्यान रखिएगा, उसी को बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात गलत है? एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, एक को छोड़ के जिसका नाम था सक्सिनेट
डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बेटा आपका पाया जाता है मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोसॉल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर। यही हो गया। ETS कहाँ चलता है बेटा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Which statement is wrong for Krebs cycle? There is one point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2। सही है, जब आपका सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड अभी बताया GTP बनता है। साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड। ये गलत हो गया है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का था, तो आंसर मिल गया आपको C। 3 पॉइंट होते हैं NAD प्लस से NADH2 बनना, आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटेरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और साथ ही साथ बेटा मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी कि ETS की बात किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू ADP। नहीं, सबस्ट्रेट से नहीं है भैया, इलेक्ट्रॉन से। ये तो सबस्ट्रेट के लिए हो गया लाइन। ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फेट ग्रुप नहीं, एडिशन नहीं होगा, ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। तो किसी के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बनाया जाएगा, इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और जब सबस्ट्रेट से निकाल के फास्फेट ग्रुप बनाया जाता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर वॉल ऑफ। तो बेटा यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन ना देने की जगह क्या वर्ड दे दिया? क्रिस्टी। साइटोक्रोम्स का सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, साइटोक्रोम G, C1C, A एंड A3। देयर आर 3 बॉक्सेस इन द डायग्राम। अब आप इसको 3 बॉक्स दिया गया है। जैसे ये मान लीजिए ग्लाइकोलिसिस का है, ये हो गया आपका क्रेब्स साइकिल का, और लिंक रिएक्शन ऐड है इसी में, और ये हो गया ETS का। ठीक है, एरो नंबर 4, 8 एंड 12 कैन बी। तो देखिए जैसे यहाँ पे ग्लूकोज हुआ, तो ग्लाइकोलिसिस में ये क्या हो, इसको बोलेंगे पायरुविक एसिड जो इंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस का ये हो गया मान लीजिए NADH2 जिसका ऑक्सीडेशन ETS में होगा। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या था? NADH2 बना था और पायरुविक एसिड जो इंटर कर गया इसमें, और ये क्या हो जाएगा ATP। तो 4 पूछा था तो ATP आएगा। अब इधर आइए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन साथ क्रेब्स साइकिल है तो ये GTP हो सकता है, और ये 12वां क्या हो गया बेटा आपका ATP। ठीक है, ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अभी बताया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, बाकी सब कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो लास्ट में क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, ध्यान रखिएगा। तो 126 का आंसर हो जाएगा C। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ARH नेगेटिव कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक कसम खा लीजिए, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव से लेगा ही नहीं। RH निगेटिव हमेशा किससे लेगा? RH निगेटिव से। तो जो निगेटिव वाले उसको उठाइए पहले। अब ये गया। अब मैच करना ब्लड ग्रुप A का भी। A वाला O से ले सकता है, यहाँ B है तो नहीं जाएगा, ये ले लेगा, यहाँ B है तो नहीं जाएगा, तो बचा क्या? C और D। आंसर हो जाएगा 4th। तो ध्यान रखिएगा, पहले A और B की मैचिंग कर लीजिए, फिर RH निगेटिव की मैचिंग कर लीजिए। बिना मैच किए आप डोनर नहीं ले सकते, मैच कराना ही पड़ता है आपको। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले ऐसे नोड आएगा, यानी पहले आएगा E। तो 2 ऑप्शन में E है, फिर आएगा बेटा आपका AV नोड, तो E के बाद C। तो आंसर तो आपको निकल के आ गया। और सबसे लास्ट में आता परकिंजे फाइबर यानी B। तो देखिए B लास्ट में, तो वेरीफाई भी हो गया। तो ऐसे नोड नोड AV बंडल, बंडल ऑफ हिस जिसको ब्रांचेस बोलते हैं, और उसके बाद परकिंजे फाइबर। अरेंज द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन ब्लड इन ह्यूमंस। तो भैया
डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे मतलब ज़्यादा से कम की तरफ, तो सबसे ज़्यादा इरिथ्रोसाइट यानी पहले सी आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन में सी है। उसके बाद बेटा आपका आता प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख, तो सी के बाद आना चाहिए ए, तो आंसर निकल के आ गया आपका बी। तो भैया 5 से लेके 5.5 मिलियन में है, ए हो गया 1.5 से लेके 3.5 लाख। मोनोसाइट 6 से 8% होता है, वो भी WBC का, WBC की संख्या ही 6,000 से लेके 8,000 है। और उस WBC में भी अगर देखा जाए तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, 60 से 65% होता है, यानी 4,000 4,500 के आसपास होगा। सबसे कम होता है यूसिनोफिल 2 से 3%। आई स्पेशलाइज नोडल टिश्यू इम्बेडेड इन द लोअर कार्नर, अगर राइट एट्रिया के अपर कार्नर की बात कर रहा है तो उसका नाम होगा बेटा आपका ऐसे नोड, और अगर लोअर कार्नर ऑफ राइट एट्रिया है और यदि एवी के है तो उसका नाम होता है बेटा एवी नोड। डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्सेस टू हार्ट अपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, दिस डिले अलाउड। अब देखिए कितना अच्छा है, ऐसे देखिए ऐसे नोड के बाद एवी नोड भी क्यों बना ये भी ध्यान रखिए। ऐसे नोड से अगर इंपल्स ज़्यादा धाएं से सारे में एट्रिया और वेंट्रिकल में पहुंच जाता फट से, तो भाई साहब एट्रिया और वेंट्रिकल लग रहा है एक साथ पचक जाती, जबकि गड़बड़ हो जाता है। एट्रिया जब दबे पूरे अच्छे तरह से, यानी 0.1 सेकेंड का जो आपका एट्रियल सिस्टोल हो, उसमें वेंट्रिकल क्या होनी चाहिए, रिलैक्स फेज में, तो वही डिले की बात कर रहा है। तो कहते हैं ऐसे नोड से एवी नोड पहुंचा, लेकिन एवी नोड से जब आगे पहुंचाना पड़ा तो उस 0.1 सेकेंड के डिले के कारण एट्रिया आराम से सिस्टोल कर दिया और उसका ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में। अब 0.1 सेकेंड के बाद अब कौन सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे नोड से आया एवी नोड, अब एवी नोड जब बनेगा तो बीच में एक बैरियर है एवी वाल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, तो वहां से निकल के फिर इमर्ज होगा कहाँ पे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, फिर आगे बढ़ेगा। इस कारण तो द एट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली, तो ध्यान रखिएगा इस 0.1 सेकेंड। देखिए आप पावर समझ में आ गया होगा, ऐसे नोड के बाद एवी नोड क्यों चाहिए था। अगर ऐसे नोड के बाद मान लो एवी नोड ना होता तो ऐसे नोड का जो भी इंपल्स होता है भाई, इंपल्स चलने में तो समय नहीं लगता है, तो तुरंत पूरे इंटायर एट्रिया में भी चला जाता है और वेंट्रिकल में दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं, सिस्टोल, बेकार हो जाता है। What would be the heart rate of person if the cardiac output is 5 लीटर। तो बेटा आप एक फार्मूला याद करना चाहिए, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट 5 लीटर ml में करोगे तो 5,000 ml आ जाएगा। हार्ट रेट दिया है, पूछना, अच्छा हार्ट रेट पूछा है, और स्ट्रोक वॉल्यूम ना देके दिया है डायस्टोल और सिस्टोल का। तो डायस्टोल मतलब रिलैक्स में कितना है और सिस्टोल में कितना बचा, तो जितना बचा है और जितना था, तो जो बचा उसको घटा दोगे तो उतना क्या किया होगा, पंप, और पंपिंग वाले को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का EdV माइनस ESV, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो 100 माइनस 50 इंटू हार्ट रेट ml में और 5,000 ml। अब आ गया हार्ट रेट इक्वल टू 5,000 ml अपॉन 50 ml, ml से ml गया, 0 से 0, 5 से 5, तो आ जाएगा 100, और हार्ट रेट होता है बीट्स पर मिनट। Adult human RBC are enucleated. Which of the following statement is our most appropriate explanation for this feature। तो कह रहे enucleated क्यों है, क्योंकि भाई सरफेस एरिया ज़्यादा रखना है। तो they do not need to reproduce, they are somatic cell, they do not metabolize, all their internal space is available for oxygen transport। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 133, फिगर शो किया है ब्लड सर्कुलेशन का और ए से लेकर डी की मैचिंग करनी। चलिए मैच करके देख लेते हैं बेटा। जैसे ए है, ए हो गया बेटा आर्टरी, ये हो गया कैपिलरीज,
ये सी हो गया वेन्स, ये हो गया लंग्स, तो लंग्स से आने वाला क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। अच्छा, पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। चलिए डी की मैचिंग देखते क्या है। तो पल्मोनरी वेन टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, हार्ट को ला रहा है, और पार्शियल प्रेशर है 95 मिलीमीटर है जी। तो सी आंसर तो मिल ही गया आपको। बी कैपिलरी है, थिन है, विदाउट मसल लेयर एंड वॉल टू सेल लेयर थे, ये गलत हो गया, 1 लेयर होना चाहिए था, तो इसलिए गलत हुआ, बाकी सही है। सी वेन है, सही है, थिन वॉल्ड है, ब्लड फ्लो इन जर्क या स्पर्ट्स, तो नहीं भाई, ध्यान रखना वेन में फ्लो होता इवन, और जो आर्टरी होता थिक वॉल्ड है तो फ्लो होता इन जर्क में, प्रेशर लगता है ना धप, एक हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। फिर जब रिलैक्स होगा तो क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर। तो आर्टरी में प्रेशर इवन नहीं होगा, जर्क या स्पर्ट, ठीक है ना। लेकिन वेन में कैसा होगा, रिटर्न हो रहा है तो उसमें कैसा होता है, इवन फ्लो। फिगर दिया है, इसको पहचानना है। अब तो भाई पहचानेंगे कैसे, बाकी सब में आपको न्यूक्लियस दिखता था, लेकिन एक आइटम था जिसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई नहीं दिया था। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस नहीं होता, तो पहले आप पहचानोगे फिर बताओगे। तो अगर हम देखें, ये पहचानिए, तो ये है बेटा आपका बैसोफिल। क्या है, बैसोफिल। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज बहुत कम होता है, 0.5 to 1%। और तुम कहोगे सर कैसे हम पहचानेंगे, तो देखो अगर ऐसे न्यूक्लियस बनाया होगा तो इओसिनोफिल, और ऐसे ऐसे करके बनाया होगा तो न्यूट्रोफिल, और किडनी बीन से बनाया होगा तो मोनोसाइट, टमाटर लाल होगा तो टी लिम्फोसाइट, बच्चा लाल होगा तो बी लिम्फोसाइट। तो बच्चा कौन आपका, बैसोफिल। बैसोफिल सेक्रेट सेरोटोनिन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, पे बात सही हो गया। बाकी आपको अब काम है खत्म हो गया था, यहीं पे बस पहचानना था खाली, फंक्शन तो आपको याद होता था, ना होता कोई चल जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवी नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई एवी नोड तो आगे भेजेगा किसको, वेंट्रिकल को, तो इसलिए पहला लाइन गलत हो गया। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेजेंस एग्जिस्टेड बाय द साइमल्टेनियस कंट्रक्शन ऑफ एट्रिया। तो ओपन देखिए, ये कई लोग गड़बड़ा देते हैं, सोचते हैं कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आपका एवी वाल्व यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन होता है। नहीं भैया, एट्रिया से मतलब ही नहीं है। देखो जब वेंट्रिकल का सारा खेल वेंट्रिकल का है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एवी वाल्व क्लोज, सेमी लूनर ओपन। और अब उल्टा देखिए, जब वेंट्रिकल रिलैक्स किया तो एट्रिया के अंदर जो ब्लड था उसके झटका, उसके वजन के कारण एवी वाल्व ओपन हो गए, और जो पल्मोनरी आर्टरी योट्रा में ब्लड पंप हुआ था वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय वो वापस लौटने लगा, तब सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो गया। तो वाल्व ओपनिंग और क्लोजिंग जस्ट रिलेटेड विद वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में प्रेशर आया ब्लड का तो एवी वाल्व क्लोज, सेमी लूनर वाल्व ओपन। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में एट्रिया के अंदर का ब्लड के वजन के कारण एवी वाल्व ओपन, और रिटर्न होने के कारण सेमी लूनर वाल्व क्लोज। ध्यान रखिएगा, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से नहीं। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, तो बहुत घटिया ही हो गया आपके लिए। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड में आसानी से 70% फीलिंग होता है। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज क्लोजिंग ऑफ, उल्टा कर दिया, पहले एवी वाल्व क्लोज होता है फिर सेमी लूनर। रिसोर्सेस ऑफ आरएनए इज, राइबोसोमल आरएनए के क्या रिसोर्स होंगे, तो भैया अब एक ही चूज करना है। अब देखिए, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन बढ़िया है भैया, ध्यान रखिएगा।
अब दिमाग लोगों को क्या जाएगा राइबोसोम पे, क्यों? क्योंकि इसमें भाई राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। लेकिन हम जब रिसोर्स की वजह से कहते हैं हमारे पास बहुत खनिज संपदाएं हैं, तो कहाँ जहाँ से ओरिजिन उत्पत्ति निकाली जा रही हो, तो आपको याद होना चाहिए न्यूक्लियोलर, इसको एक बोलते हैं न्यूक्लियोरल ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये न्यूक्लियोलस से ही आपका क्या बनता है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो रिसोर्स जब पूछा जाएगा तो आंसर आपको डी आना चाहिए। अगर पूछता कि कंपोनेंट किसका, तो फिर राइबोसोम लगाना, ज्यादातर राइबोसोम लगा दिए होंगे, ध्यान रखिएगा। सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो भैया जैसे पैकेजिंग वर्ड आ जाए तो आंसर लगाइएगा आपका गाल्गी बॉडी। फोटो रेस्पिरेशन अकर एलॉन्ग विद, तो फार्मूला याद कर लीजिए सीपीएम, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम होगा नहीं, सब में राइबोसोम दिया, हटा दीजिएगा। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गर्ल वी, तो राइबोसोम नहीं आएगा, बाकी कौन आता है? गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 140, द करेक्ट स्टेटमेंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम ईआर, ईआर इज डिराइव्ड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गाल्गी बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसोसोम, लाइसोसोम ये तो बेटा डेरिवेटिव। गाल्गी बॉडी अगर हम देखें तो लाइसोसोम कहाँ से निकलता है? गाल्गी बॉडी से। ये गलत हो गया, ये उल्टा कर दिया है। अब यहाँ से देखिए ईआर इज डिराइव्ड ना होता, अगर अराइज हो जाता कि कहाँ से निकलती हुई दिखती है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलती हुई कौन सी दिखती है? ईआर। लेकिन अगर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ईआर से ही बनता हुआ कौन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो पहला सही हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम ईआर। लेकिन अगर हम देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ईआर बनी है, ईआर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस किसके है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो जैसे मान लो ये लाइन में अगर डेराइव हट के अराइज आ जाए तो बी भी सही हो सकता था। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यूअस होता है बेटा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 141 मैचिंग है, तो सेक्रीशन गोल्गी बॉडी, तो D1 दो ऑप्शन, एसिड हाइड्रोलाइजेज D3, तो आंसर तो आपका आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका बेटा ट्यूब्यूल होता है तो मैकेनिकल सपोर्ट भी दे देगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलेगा यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनिशिएट टू डिजॉल्व, तो डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डी से डिजोल्यूशन, डी से डिप्लोटीन और कियाजमेटा फॉर्मेशन भी दिखेगा। क्रॉसिंग ओवर में बेटा सी आता है तो जहां होगा सी हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। जाइगोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, डिप्लोटिन में डिजॉल्व होगा, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का जो एंजाइम है उसकी सिंथेसिस कब होगी? G1S G2 एंड M फेज। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लोगों का काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि जैसे दिखता है ना डीएनए रेप्लिकेशन, तुरंत सोचते हैं कि अले लल्ला एस फ्लैज, ये भैया क्या कह रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन का नहीं कह रहा, उसका जो एंजाइम है वो कब बनता है। तो वो होता है एस फेज में पहले एंजाइम बनाएगा फिर रेप्लिकेशन कराएगा। एस फेज का मतलब ही क्या होता है? कहते हैं कि रेप्लिकेशन जो स्टार्ट हुआ वही मार्क करता है एस फेज। तो इसका मतलब एंजाइम पहले से बन के तैयार हुआ होगा, तो एस फेज से पहले कौन सा फेज आता है? G1 फेज। कियाजमेटा तो बेटा आपका डिप्लोटीन, क्योंकि डिजोल्यूशन होगा। क्रोमोसोम स्प्लिटिंग विदाउट डिवाइडिंग सेंट्रोमियर अकर्स इन, अब बेटा सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए माइटोसिस जैसा जो भी इवेंट होगा तो उसमें क्रोमोसोम के क्रोमेटिड टूटेंगे, क्योंकि इक्वल है तो क्रोमेटिड टूटता है। और ये माइटोसिस और एनाफेज 2 दोनों कैसे होते हैं? इक्वल डिवीजन, तो वहां पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, तो ये हो जाएगा एनाफेज 1। यहाँ पे होमोलॉगस पेयर का सेपरेशन होता है, इसलिए होमोलॉगस क्रोमोसोम आर morphologically different, physiologically different, morphologically same, both B and C.
तो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट तो होगा नहीं, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, फंक्शनली डिफरेंट है। तो पहले एक होमोलॉगस क्रोमोसोम बना के देखते हैं। सपोज मैंने एक होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाया, इसका नाम होमोलॉगस क्यों रखा गया? तो कहते हैं इस पे जिस साइट पे, जिस लोकस पे जीन का एक एलील, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी है, तो उसी पे दूसरे जो उसका पेयर जोड़ी होगा, उसी सेम स्थान पे, उसी पोजीशन पे उसका दूसरा एलील हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकली सेम हो गया। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें बेटा, तो फिजियोलॉजी का मतलब वर्किंग। तो मानिए कैपिटल टी है तो ये डोमिनेंट एलील है, तो ये वर्क करेगा, इसका फंक्शन अलग है। और ये स्मॉल टी है, रिसेसिव है, तो ये आपका फंक्शन अलग। तो होमोलॉगस ज़रूर है, लेकिन एलील यानी जीन का कॉन्सेप्ट अगर इसमें लगाओगे तो फिजियोलॉजिकली क्या हो जाएगा? डिफरेंट भी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। रिकॉम्बिनेंट्स आर फाउंड बाय क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन। तो नॉन सिस्टर वर्ड आना चाहिए, ध्यान रखना। सिस्टर क्रोमेटिड तो उड़ गया, नॉन आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी। हिस्टोन्स कंटेन मेनली, तो बेटा हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो आंसर हो जाएगा सी। ए कायरल कार्बन इज प्रेजेंट इन। अब बेटा यहां पे बोला आ कायरल, बढ़िया लाइन है, कायरल नहीं, ए कायरल, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आ अगर दूर कर दो तो काम लग जाए। तो आ कायरल, तो पहले कायरल में होता है कि जो चारों होते हैं उसमें एक्स वाई जेड और अलग होता है, एक्स वाई जेड मान लो ए, मतलब सारे होंगे वेरिएबल होने चाहिए। तो ग्लाइसिन में आप जब देखोगे तो बेटा ग्लाइसिन में एक तरफ तो NH2 यानी वेरिएबल है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन 2 हाइड्रोजन लग गया है। अब ये 2 सेम होने के कारण एक ऐसा हो जाएगा नॉट अ कायरल, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बाद जो भी होता है, इसलिए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बोलते हैं। बाकी सब में NH2 H COH और एक वेरिएबल ग्रुप होता है R, जो हर अमीनो एसिड में बदलता रहता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड तो फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन, तो आंसर हो जाएगा 151 का डी। क्वेश्चन नंबर 152, अमीनो एसिड इज, तो सेरीन भी अमीनो एसिड है, प्रोलिन भी है, एलानिन भी और थ्रियोनिन है। तो एक कैटेगरी नहीं पूछा है, तो अब तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। जिसमें प्रोलिन साइक्लिक अमीनो एसिड है, तो कैटेगरी पूछता है बेसिक है क्या है, तो बताया जाता, तो इस हिसाब से कॉमन हो जाएगा। कीटोजेस, तो बेटा कीटोज में कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोन का सफिक्स जो होता है उलोज आता है, उलोज नामक सफिक्स आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा सर कि फ्रक्टोज एक एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे सब में ओज है ना, तो गड़बड़ा गया। आखिर बाकी जैसे रिबुलोज, जाइलुलोज, ऐसे रिबुलोज, राइबोज क्या हो जाएगा? ग्लूकोज यानी एल्डोज शुगर, और रिबुलोज क्या हो जाएगा? कीटोज शुगर। समझ गए? तो फ्रक्टोज को छोड़ के बाकी सब नाम से ही समझ में आ जाता है कि कौन कीटोज शुगर है। जैसे रिबुलोज अगर मैंने बोल दिया तो आपको समझ में आने, उलोज आने का मतलब कैसा हो जाएगा? कीटोज शुगर। जैसे गैलेक्टुलोज हो जाए, जाइलुलोज हो जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा? कीटोज शुगर। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो इनुलिन बेटा किसका पॉलीमर होता है? फ्रक्टोज का। बाकी आपके ग्लूकोज मोनोमर है, गैलेक्टोज बेटा आपका मोनोमर है। लिपिड इज अ माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल बोथ एंड बी एक्सेप्शन है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। तो बेटा ये एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि कहते हैं नॉट अ ट्रू पॉलीमर, ये एक ट्रू पॉलीमर नहीं है। लेकिन बेटा आपका
एक्सेप्शन साथ साथ लिखा ऑफ माइक्रो, ये गड़बड़ा गया, अगर इसको लिखना चाहिए था मैक्रो, क्योंकि आपने पढ़ा था मैक्रो में 4, इसमें आता था पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट वाला, उसके बाद प्रोटीन हो गया, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड हो गया, एक पॉलीमराइज्ड रूप में होते हैं जिसको बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि लिपिड एक ट्रू पॉलीमर नहीं है, लेकिन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आने के कारण ये मैक्रो बायो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एक्सेप्शन है किसका? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का। फास्फोएस्टर बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड इन, तो बेटा जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो बनता फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। लेकिन फास्फोएस्टर में जब न्यूक्लियोसाइड, ध्यान रखना बढ़िया क्वेश्चन है, जब न्यूक्लियोसाइड जुड़े फॉस्फेट से तो उस बॉन्ड का नाम होता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन जब एक न्यूक्लियोटाइड जुड़े दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोएस्टर होता है लेकिन फास्फोडाइस्टर नहीं होगा, ये फास्फोडाइस्टर के शब्द है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आए। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फोडाइस्टर तो हो गया ही है, बाकी न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोएस्टर तो पहले से ही था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं फास्फो के बाद लगाता डाई, तो फास्फोडाइस्टर खाली कहाँ मिलता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तब आएगा फास्फोडाइस्टर, ठीक है ना। और फास्फोएस्टर होगा तो खाली न्यूक्लियोटाइड में मिलेगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड होता ही है। न्यूट्रल फैट कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, नो फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। तो फैट में आपको मालूम होना चाहिए बेटा, ग्लिसरॉल विद, जब आपके जैसे आपका फैट आता है तो ग्लिसरॉल के साथ अब जब एक जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़ेगा डाई, 3 जुड़ेगा तो ट्राई। तो कितने पाए जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड। स्टार्टिंग इज अ पॉलीमर ऑफ, तो बेटा एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। स्टील इज अ, तो बेटा स्टील ऑल द टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? पेरीसाइकिल, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस। तो बेटा इनसाइड द एंडोडर्मिस में तो क्या आएगा? पेरीसाइकिल, उसका तो वैस्कुलर बंडल, फिर ये सब आ जाएगा। तो ऑल द टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील। लैटरल रूट्स इन रूट एराइज फ्रॉम, तो बेटा पेरीसाइकिल से निकलता है लैटरल रूट, इंडोजीनस इन ओरिजिन होता है, जबकि लैटरल ब्रांच ऑफ स्टेम वो बेटा कॉर्टेक्स से निकलता है, एक्सोजीनस इन ओरिजिन होता है। बोलीफॉर्म सेल्स बिकम फ्लैसिडिल, तो वाटर की जब कमी होगी वो भी कौन से लीफ में? आइसो बायोलैटरल लीफ में, तब बेटा आपका बोलीफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाएगा, पचकने लगेगा। नॉन न्यूक्लिएटेड सीप ट्यूब कंपनसेटेड देयर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ, तो बेटा कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से कंपेंसेट करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करेगा। कैम्बियम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, तो बेटा कैम्बियम आपका डाइकॉट में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेम दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, स्टेम और रूट दोनों में मिल सकता है, डाइकॉट रूट एंड समटाइम इन मोनोकॉट स्टेम, ऑल स्टेम एंड डाइकॉट रूट ओनली। देखिए ऑल स्टेम कर दिया तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलेगा इसलिए गया। डाइकॉट रूट एंड सम टाइम इन मोनोकॉट स्टेम, तो आंसर मिल जाएगा बी, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट में मिलेगा।
कॉलन काइनेटस हाइपोडर्मिस। तो बेटा आपको याद होना चाहिए था कि मोनोकॉट स्टेम का स्क्लेरल काइनेटस होता है और डाइकॉट स्टेम का होता है बेटा आपका कॉलन काइनेटस। तो मोनोकॉट स्टेम गया तो आंसर आ जाएगा डाइकॉट स्टेम। प्राइमरी मेरिस्टम सार, तो प्राइमरी में आपका लेटरल गया, तो एपिकल मेरिस्टम में शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। एंटीपैथिक ये जिसमें बेटा आपका दोनों हो, पोलर भी हो और नॉन पोलर भी हो। तो फास्फोलिपिड में तो आपको पता पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। अब न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो आयनिक है, ये पोलर हो जाएगा, पोलरिटी दे देगा। लेकिन बेटा आपका जो नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह है वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए बी। लेकिन नॉन पोलर होता है इसलिए चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व रिलेटेड डायरेक्टली विद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब अगर रिलेटेड होता तो आंसर हो जाता बोथ O2 एंड CO2। क्योंकि भाई रिलेट कैसे करता है, जैसे कि अगर राइट से पूरा लेफ्ट तो वहां से पता चल जाता है ऑक्सीजन ज्यादा CO2 ज्यादा है। ये डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट वो किसको दिखा रहा है ऑक्सीजन के बारे में। द करेक्ट वन इज ब्रीदिंग इज वॉलंटरी। तो बेटा ब्रीदिंग इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग इज समटाइम वॉलंटरी एंड समटाइम बिकम्स इनवॉलंटरी। ओनली डायफ्राम इज वॉलंटरी कंट्रोल। तो नहीं भैया, आपको एक क्वेश्चन अब देखिए यहाँ से, क्या ब्रीदिंग वॉलंटरी हो सकता है? ये कौन सा होगा, फोर्स्ड। तो जो फोर्स्ड ब्रीदिंग होगा बेटा ये वॉलंटरी होगा। तो कहने सब ठीक क्यों नहीं हो सकता? ये कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पे कोई फोर्स्ड वर्ड को यूज किया नहीं है, हम इसको मान सकते नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑलवेज इनवॉलंटरी। और अगर इसमें अगर लग रहा है कभी ब्रीदिंग वॉलंटरी हो रहा है कभी इनवॉलंटरी, नहीं भैया, नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑलवेज इनवॉलंटरी। उसमें आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फाउंड बाय, तो भैया ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया गया तो CO2 ज्यादा और बाकी चीजें कम। ध्यान रखिएगा। H+ कंसंट्रेशन कम, टेम्परेचर कम, CO2 ज्यादा, आंसर हो जाएगा ऑल। तो H+ आयन CO2 और टेम्परेचर कम हो और O2 ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। लो एल्वलाई काउंट, एल्वलाई का काउंट कम हो गया, इसका मतलब आपका एल्वलाई टूट रही है। बीमारी का नाम होगा एम्फाइसीमा। आर्थराइटिस जॉइंट का, ब्रोंकाइटिस स्वेलिंग का, अस्थमा स्वेलिंग से। सिस्टमिक आर्टरीज कंटेन, तो बेटा सिस्टमिक आर्टरीज, तो सिस्टमिक आर्टरीज में बेटा डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो सिस्टमिक आर्टरी में तो सिस्टम को देने वाला, तो मान के चलिए एओर्टा वाला। तो यहाँ पे जो ब्लड गया था वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड। 95 CO2 की वैल्यू थी और CO2 की वैल्यू क्या थी, 40। तो 104 तो होना नहीं था, 40 होना नहीं था, तो 95 और 40 60 होता नहीं था, आंसर हो जाएगा 171 का बी। सेल वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, बिल्कुल सही, अलग अलग शेप होता है, राउंड, स्फेरिकल, एलोंगेटेड। द शेप ऑफ सेल डज नॉट, गड़बड़ कर दिया, फंक्शन पे ही डिपेंड करता था। आंसर इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जिसको बोलते हैं काइटिन। प्लांट सेल वाला और मेड अप ऑफ सेलुलोज, दोनों सही ने, दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल, गड़बड़ हो गया, क्या होना चाहिए था, हैप्लॉइड। और जैसे असर्शन गलत हो जाए, आंसर आपको मिल गया, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। मियोसिस इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बिल्कुल बात सही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। प्रेशर ग्रेडियंट फॉर CO2 ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, सही है, टिश्यू से आएगा ब्लड में, फिर ब्लड से एल्वलाई, फिर आउटसाइड। गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो कह रहे गैस बेटा आपका लोअर पार्शियल प्रेशर से यानी हायर से लोअर में डिफ्यूज होता है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन भी कर दिया।
कैस्पेरियन स्थिति वाटर इम्परमेबल बिल्कुल सुब्राइज होता है, एंडोडर्मल के रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे पाया जाता है। तो सुब्राइज हुआ, तो सुगरी के कारण वाटर इम्परमेबल होता है। ये भी आपका क्या कर दिया है, एक्सप्लेन। सेमी लूनर पैचेस, यहाँ पे बेटा पेरीसाइकिल याद कर लीजिएगा, जो स्टेम का पेरीसाइकिल होता है वो सेमी लूनर पैचेस में पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में। स्केलेटल काइमेटस होता है, जबकि डाइकॉट रूट में सेमी लूनर थिक होगा और पैरल काइमेटस होगा। तो याद रखिएगा, डाइकॉट रूट का पेरीसाइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट रूट का पेरीसाइकिल लैटरल रूट भी बनाएगा और डाइकॉट रूट का पेरीसाइकिल से आपका वेस्कुलर कैम्बियम भी बनेगा। मोनोकाट का रूट का उतना वो जहाँ जहाँ आपका वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा उसी के ऊपर ऐसे ऐसे छतरी नुमा लगा होगा। स्टार्च सीड की बात करें तो बेटा ये एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम में होगा। तो डाइकॉट स्टेम का जो एंडोडर्मिस होता है उसमें स्टार्च सीड यानी ग्रेन का डिपोजिशन होता है, जबकि डाइकॉट रूट में कैसा होता है, कैस्पेरियन पट्टी। अर्थवर्म, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, फिशेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो बर्ड एंड रेप्टाइल में क्या पाया जाएगा, लंग्स D3। 3 ऑप्शन में हो गया। मछली में C2 हो गया खत्म। और अर्थवर्म बेटा आपका वॉइस कोड की भी है और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड भी ये गड़बड़ा दिया थोड़ा सा, इसमें ट्रैकियल सिस्टम चल जाएगा लेकिन एक्वेटिक दे दिया है, मैचिंग है तो चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। एपिब्लेमा, कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस कोटिकल। तो बेटा आपको पता है एपिब्लेमा ये एपिडर्मिस है किसका, रूट का। A3 सी की मैचिंग करें तो 1 to 4 बचा। एंडोडर्मिस, तो सुब्रियल डिपोजिशन और एंडोडर्मल सेल, एक कैस्पेरियन स्ट्रिप हो गया B4। तो आंसर आ गया आपका। क्यूटिकल, ये बेटा वैक्सीन लेयर होता है एपिडर्मिस में और एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे आगे बढ़े डिस्कशन कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, सोचने वाले थे, ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत कर लीजिए, सही है, आगे चल के गलत ना हो और आपका एक माइंड जो होगा, दिमाग होगा जो आपका पढ़ने का मन भी करेगा और थोड़ा सा सोचने का भी मन करेगा। जैसे आपका RNA वाला था, लगा धान से राइबोसोम लगा दे, जबकि ओरिजिन पूछा है तो ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।